हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेस 2 फेस 1 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? एक प्लीज कंफर्म करिए आप सभी को मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल हूं। तो जितने भी दोस्त साथी मेरे सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शॉर्ट में एआईएफआई के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये संस्थाएं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है क्योंकि इनको बेसिक टॉपिक के तौर पर गिना जाता है और आमतौर पर एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछी जाती है। लेकिन कई बार ये झटका भी देती हैं और अचानक से एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोल सकते हैं, बोलते हैं कि ये कहां से पूछ लिया गया है ना, इतना आसान सवाल हमें उम्मीद नहीं थी पूछा जाएगा, तो पूछ लिया जाता है। आज क्लास 10 आपकी और क्लास 10 आपकी आज। और इस क्लास में देखिए, पिछले क्लास में आपने बजट पढ़ा था। आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं एआईएफआई। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो आप पढ़ने जा रहे हैं एआईएफआई के बारे में। और जब बात करते हैं एआईएफआई की तो उसके अंदर बताएंगे नाबार्ड और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सिडबी के बारे में। ठीक है, तो ये पहला सेशन है, फर्स्ट क्लास है इसकी, कल एक और क्लास होगी। तो जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंकिंग के नजरिए से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके नाम आपके सामने है। नाबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, एक्सिम है। अपने अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। नाबार्ड की चर्चा करते हैं तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर और साथ साथ में रूरल ग्रामीण इलाके जो है उनसे जुड़ा हुआ है। सिडबी की बात करें तो ये इंडस्ट्री से संबंधित है, इंडस्ट्रीज। और हम बात करें तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग से जुड़ी हुई है। किससे? हाउसिंग सेक्टर। एक्सिम बैंक की बात करें तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से संबंधित है। और जब आप इन सभी संस्थाओं पर फोकस करेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये संस्थाएं कुछ इस तरह से तैयार की गई हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा कि भाई हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्र हैं, उन पर सही तरीके से फोकस करने के लिए, सही तरह से कंसंट्रेट करने के लिए, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए, सुपरविजन के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है। आपने बैंकिंग में भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर कल की स्लाइड नहीं मिली, महेश बता रहे हैं सर हाउ क्वेश्चन डिस्कशन क्लास बी रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं हुई। क्लास बी मतलब पिछली क्लास, लास्ट क्लास। मैं शेयर कर देता हूँ अभी। ओके, लाइन पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, क्लास क्लास रिकॉर्ड नहीं मिली है और स्लाइड्स भी नहीं मिली है। तो देखिए मैंने स्लाइड्स के बारे में तो मेंशन कर दिया, अभी बता रहे हैं आप लोग क्लास भी नहीं मिली है। हाँ, ठीक है। तो सेशन क्वेश्चन से एट द एंड डिस्कस कर लेंगे विषय। आप पढ़ के आए हैं तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा सारे। तो देखिए जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की, किसी बात करते हैं प्रायोरिटी एजुकेशन है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है ना, हाउसिंग है। तो जो बड़े बड़े सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, एमएसएमई, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, सबसे संबंधित संस्थाएं आपके सामने है। ठीक है। ब्लैक, क्या ब्लैक? पढ़ाई करो। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे शेयर मत करिए। क्लास चल रही है, ठीक है। सवालों को सेशन के एंड में, सवालों को सेशन के एंड में बात करिएगा। ठीक है, अपने सवाल अभी बंद करिए करके, कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन आप सभी के सवाल को देखेंगे। ठीक है, आप लोग क्लास की शुरुआत में क्वेश्चन मत पूछिए। टॉपिक शुरू हुआ है, टॉपिक को डिस्कस होने दीजिए। सेशन के एंड में मैं आपको पूरा समय देता हूँ अपने सवालों को पूछने के, इससे क्लास डिस्टर्ब होती रहती है। ठीक है, ओके। जितने भी दोस्त साथी जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है। तो भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में सारी जानकारी है। देखिए ये सभी किसी न किसी प्रकार से आप देखेंगे किसी न किसी प्रायोरिटी सेक्टर से संबंधित ही संस्थाएं, इनके बारे में आप सभी को जानकारी होनी जरूरी है। मैं तो बोलूंगा आपसे कि अपने सवाल पूछिए, तो आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 5 प्रोमिनेंट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि एआईएफआई, इन संस्थाओं को हम एआईएफआई के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एआईएफआई, इनके नाम आपके सामने है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल बन सकता है कई बार कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताइए कौन सी संस्था एआईएफआई कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, ओके दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जिसके बारे में बात करते रहते हैं। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, ग्रामीण इलाकों की, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित एक हो सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर, पेरेंट बैंक के तौर पर देख सकते हैं इसे। सिडबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक और नेफेड, ये जो संस्था है इसके बारे में आपको कल पढ़ के आएंगे। ठीक है, बाकी सभी की तुलना में अगर बात करें तो ये संस्था काफी नई नवेली है, इससे सवाल ज्यादा बनने की उम्मीद है, चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये 5 संस्थाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एआईएफआई के बारे में, तो आप बोलेंगे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार देश में 5 एआईएफआई कैटेगराइज की गई हैं, जिनके नाम नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एक्सिम और नेफेड है। अब वन बाय वन करके हमें पढ़नी है संस्थाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, जब हम नबार्ड की चर्चा करते हैं तो एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है और इसकी स्थापना कब की है? 1982 की है, अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और वो नबार्ड एक्ट 1981 है जिसके तहत स्थापना हुई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो
कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की जब बात करें तो उन क्षेत्रों में सही तरीके से विकास को बढ़ावा देने के नजरिए से संस्था की स्थापना की गई, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ओके, नाबार्ड इज अ प्रीमियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच ट्रांसफॉर्म लाइव्स इन इंडियन विलेजेस थ्रू एग्री फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू एसएचजीज। ये एसएचजीज क्या होते हैं? इनको आप बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, जिसे आप फुल फॉर्म अगर अंग्रेजी में बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और ये क्या होता है? जेएलजी क्या होता है? जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स। इसे क्या बोलते हैं? जॉइंट लैंडिंग ग्रुप्स का नाम दिया। ठीक है, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ठीक है, आप जितने भी दोस्त साथी हैं, जब ये दिक्कत हो थोड़ी बहुत, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जब ये स्क्रीन ब्लैक होगी ना, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ समय, उसके बाद मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ। तो अपनी टेंशन आपको ये नहीं होनी चाहिए कि कुछ छूट गया आपका। जहां पर ये दिक्कत होती है, मैं वहीं से वापस शुरू करता हूँ और चीजों को कंटिन्यू रखा जाता है, कोई भी चीज लैग नहीं होगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात, मुझे भी दिख रहा है ब्लैक होगी स्क्रीन, मैं उसको सही करवा देता हूँ। ठीक है, तो बार बार ब्लैक लिखोगे तो मैं व्हाइट लिखूंगा फिर। ठीक है बच्चा? हाँ, आपको दिख रहा है ब्लैक, तो मुझे भी सेम चीज ब्लैक दिखती है यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा टेक्निकल इशू से सही कर दिया जाता है, आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। चलो, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते कहां से? एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो नई अपडेट्स हैं, जैसे बजट में क्या नई बातें बताई गई हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्कीम है अगर, ठीक है, या कोई नई अपडेट है, कोई न्यू अपडेट है, वहां से क्वेश्चन डेवलप होंगे, क्वेश्चन तैयार हो गया तो क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा सीधा आपके सामने जो चीज है उससे क्वेश्चन बनेंगे। कल हम लोगों ने आपको आपके लिए सेशन के एंड में सरकार की एक एग्रीकल्चर से संबंधित स्कीम के बारे में बताया था। वो कौन सी स्कीम थी जिसके बारे में एट द एंड सेशन में डिस्कस किया गया था? आंसर करिए। कौन सी स्कीम थी भाई? किसान सम्मान निधि थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी, या फिर आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, किसान क्रेडिट कार्ड था? क्या आंसर था बताइए? मैंने कल बताया था आपको किसानों से संबंधित एक योजना के बारे में। एक मखाना मखाना बोर्ड अलग कहानी है। ये किसी, ये तो हमारे कॉलेज है। देखिए यहाँ पर आप आंसर आने शुरू हो चुके हैं। अभिषेक ने बताया धन धन्य योजना, ऋतु सिन्हा का जवाब एकदम सही है, पीएम धन धन्य कृषि योजना, सही जवाब। अभय सैनी, श्रुति, आशुतोष, एकदम सही जवाब है ना। एट द एंड सेशन में हमने डिस्कस किया था। अदरवाइज आप भी अब बजट को पढ़ने के बाद आप भी क्लियर हो कि एग्जाम में यहाँ से सवाल क्या बन सकते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन नबार्ड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको और बेसिक तौर पर बतानी जरूरी है। नबार्ड जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर से संबंधित, और इन क्षेत्रों में जो संस्थाएं काम करती है ना, जैसे आरआरबीज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज ऑपरेट करते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये जो बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नबार्ड इनके लिए पेरेंट बैंक का रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? नबार्ड इनके लिए पेरेंट बैंक का रोल प्ले करता है। पेरेंट बैंक का रोल प्ले करता है। स्कीम्स, फंडिंग, है ना, ये सारी चीजें, मैनेजमेंट, ये नबार्ड ही देखता है इनके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे देश में आरआरबीज जो हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, इनके लिए पेरेंट बैंक का रोल कौन सी संस्था प्ले करती है, तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नबार्ड पेरेंट बैंक का रोल प्ले करता है। ठीक है, बेसिक सी बात है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं थोड़ी बहुत बातें बताएंगे आपको। पीएम धन योजना, केसीसी से संबंधित अपडेट, केसीसी की लॉन्चिंग। जब किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में पुरानी बातें भी दिमाग में रखनी जरूरी होती है। केसीसी को लॉन्च किया गया 1998 में लॉन्च किया गया। केसीसी से संबंधित जो कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया केसीसी का, वो कौन सी कमेटी थी? आरबी गुप्ता कमेटी थी। ठीक है, केसीसी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको अपने लेवल पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी नॉलेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करेंगे तो टॉपिक टॉपिक आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा, उसके बारे में आपकी नॉलेज जो है क्लियर होगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। और इन सब चीजों का फायदा कब मिलता है? जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, आपसे कोई क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर पूछा गया तो आपको सब पता है। यश, आरआरबी की जब बात करें तो आरआरबी के लिए नबार्ड की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, नबार्ड की जिम्मेदारी है मैनेजमेंट देखना, नबार्ड की जिम्मेदारी है सुपरविजन प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके। अब आरआरबी से संबंध, आरआरबी जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनके लिए कोई नई गाइडलाइन इशू करनी है तो वो आरबीआई इशू करेगा, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। जैसे पहले था क्या, रेपो ऑपरेशंस में आरआरबी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, एमएसएफ ऑपरेशंस में आरआरबी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरआरबी के लिए इन गाइडलाइंस को चेंज कर दिया। अब आरआरबीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आरआरबीज अपने अपने आईपीओ मार्केट में ला सकते हैं, अपने आपको मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। तो ये सब गाइडलाइंस चेंज की किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। अब नबार्ड को स्पेशली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है। जो भी फंडिंग आएगी, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इतना पैसा जो है हम नाबार्ड के माध्यम से लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड में दे रहे हैं, आरआईडीएफ में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में दे रहे हैं, तो वो पैसा आरबीआई के माध्यम से ही नबार्ड के पास आएगा और नबार्ड फिर फर्दर इन सेक्टर्स में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपसे सवाल पूछ लिया गया, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जीज होते हैं, क्या ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के दायरे में आते हैं? अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, यश आपका डाउट क्लियर है? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, ऐसे जीज जो है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट के जो 8 के करीब आपने प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में सुना है, जाना जानते हैं, उनमें कौन से सेक्शन में आता है? ये किस सेक्शन में आता है? एग्रीकल्चर के दायरे में आता है, एमएसएमई में आता है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, फीकर सेक्शन में आता है, अदर्स में आता है, किसमें आता है? ठीक है,
हिंदी में सारी जानकारी दी गई, वही जानकारी ठीक है आपके लिए। देखिए बेटा, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई आरबीआई के पास पैसों की क्या है, कि लग रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में या एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कुछ और स्कीम अनाउंस करनी चाहिए, कुछ फंडिंग अलॉट करनी चाहिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वो अनाउंसमेंट की जाएगी, नबार्ड से मैनेज करेगा। ठीक है, नबार्ड से मैनेज करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम कर दिया, सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी, आरबीआई के माध्यम से वो पैसा नबार्ड के पास पहुंच गया। नबार्ड की जिम्मेदारी है कि वो पैसा आरबीआई तक पहुंचाए और कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचाए। क्लियर? ठीक है। अब the recognition of the importance of institutional credit in boosting rural economy by the government of India led to the inception of committee to review the arrangements of institutional credit for agriculture and rural development। समझिएगा, देखिए सरकार लगातार इस पर फोकस कर रहा था कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रेडिट गैप देखने को मिलता था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर रिस्की सेक्टर है, रिस्की सेक्टर है। संस्थाओं के द्वारा इस क्षेत्र में पैसा दिया गया, ऐसा हो सकता है कि भाई कृषि खराब हो जाए, है ना, बारिश ना हो, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो नुकसान होता है काफी। तो बहुत सारी संस्थाएं जो थी वो इस क्षेत्र में लैंडिंग करने से या लोन देने से डरती थी। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई इस क्षेत्र पर फोकस करना है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, देश की 60% ऊपर जनसंख्या जो है वो किसी न किसी प्रकार से कृषि से संबंधित है। इस नजरिए से सरकार के द्वारा जो क्रेडिट है बूस्ट करने के लिए रूरल इकोनॉमी में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, एक कमेटी को फॉर्म किया गया, और उस कमेटी को क्या नाम दिया गया? कमेटी को नाम दिया गया, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्रेडिट फॉर, ठीक है जी, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे नाम दिया गया अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे सरल भाषा में आप कार्ड, क्या नाम था? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बहुत टेंशन वाली बात है यहाँ पे भाई। ओके, तो भाई अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में जो क्रेडिट का गैप था, ठीक है जी, जो सुविधाओं का अभाव था, उसको पूरा करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। उस संस्था का निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है, और उस कमेटी को सरल भाषा में शॉर्ट में नाम दिया जाता है ट्रैफिक। और इसके प्रमुख कौन बनते हैं? बी शिवरमन बनते हैं। इसलिए आमतौर पर जब कभी भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई है, तो आपका जवाब आता है बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी। इस कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 मार्च 1989। ठीक है, 30 मार्च 1979 को कमीशन बैठा। ये फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी रह चुके हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। मैंने सारी बातों को रिपीट कर दिया एक बार, ठीक है, सारी बातों को यहाँ पर हिंदी में भी बताया गया है, तो आप लोग हिंदी में चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे, बेस्ड ऑन द कमिटीज इंटरिम रिपोर्ट, जो कमेटी थी, ठीक है, कमेटी जो थी इसके इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर रिकमेंडेशन जो थी, द क्रिएशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड वाज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू एक्ट 61 ऑफ 1981। तो कौन सा एक्ट है भाई? नाबार्ड एक्ट 61 ऑफ 1981। ठीक है, ये दिस यूनिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड टू फोकस ऑन क्रेडिट related issues linked with the rural development। Okay, with this intent the agricultural credit functions of RBI and refinance function of their agriculture refinance and development corporation was transferred to NABARD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले फंक्शन होता था क्या करना? एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शंस को एक तरह से ऑपरेट करना। अब ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई? ये जिम्मेदारी दी गई नाबार्ड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी स्कीम अनाउंस करनी है, इन सबकी जिम्मेदारी किसके पास है? नाबार्ड के पास है। ओके, क्लियर है? आगे, अब नाबार्ड के बारे में सारी बेसिक बातें आपके सामने हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कमिटी बी शिवरमन कमेटी, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इस समय के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? साजी केवी। साजी केवी इस समय चेयरमैन। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं जो कि नाबार्ड से संबंधित हैं, और होप सो आप सभी साथियों को क्लियर भी है। एक बार प्लीज कंफर्म करिए एवरीथिंग क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। जिसके जिसके कोई भी सवाल हैं बेफिक्र होकर अपने सवाल को पूछिए। चलिए, धन्यवाद बताने के लिए। एवरीथिंग क्लियर, तो एवरीथिंग क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कुछ सवाल पूछूं? ठीक है, नाबार्ड की जब बात करें, आशुतोष, देखिए नाबार्ड को फाइनेंस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, केंद्र सरकार के द्वारा बजट में अनाउंसमेंट कर दी जाती है। बजट में अनाउंस कर दिया गया कि भाई हम कृषि क्षेत्र में इतना पैसा दे रहे हैं, इस योजना के लिए इतना पैसा देंगे। तो ये जो फंडिंग है, अब सरकार का बैंक कौन है? सरकार का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास है, मान लीजिए। ठीक है जी, गवर्नमेंट बैंकर है ना, तो जो भी फंडिंग अनाउंस की जाएगी, जो भी फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आरबीआई के माध्यम से, वो पैसा कहां पहुंच जाएगा? नाबार्ड के पास पहुंच जाएगा, नाबार्ड उस पैसे को मैनेज करेगा। ठीक है, प्रणीत पूछ रहे हैं सर, यू गिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन ऐप। नहीं देखिए प्रणीत बेटा, देखिए ऐसा है कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आज के सेशन के एंड में मिल जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आपको कोशिश करनी होगी डिस्क्रिप्टिव बजट से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो आप उसे लिखिए, आप मुझे भेज दीजिए। ठीक है, ओके, इतना करिए। नहीं आशुतोष, ऐसा नहीं, आप समझिए, रूरल डेवलपमेंट, रूरल फाइनेंसिंग सब नाबार्ड की जिम्मेदारी है। बस आरबीआई का काम क्या है? सरकार के द्वारा जो भी अनाउंसमेंट है, आरबीआई क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उन संस्थाओं जहां जिसको जरूरत होती है। ऐसे समझिए, नाबार्ड का काम है सारी जिम्मेदारियां, सारी स्कीम, सारा मैनेजमेंट नाबार्ड के हाथ में है, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। ठीक है, ऐसे समझिए। अब बात की जाती है नाबार्ड की कितनी सब्सिडीज। नाबार्ड की कितनी सब्सिडीज? नाबार्ड हैज 7 सब्सिडीज। कितनी सब्सिडीज है? 7 सब्सिडीज। एस्टैब्लिश्ड टू लेवरेज द इंस्टीट्यूट एक्सपर्टीज विद इट्स ओन स्पेशलिस्ट कैटरिंग टू स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब बहुत सारी सब्सिडीज आपके सामने हैं। नैप किसान है, नैप समृद्धि है, नैप फिंस, नैप फाउंडेशन, नैप कॉन्स, नैप वेंचर्स और नैप संरक्षण। ठीक है, नहीं 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 महेश, क्या लिखा सर? नाबार्ड इंश्योर करता है मनी की? नहीं नहीं,
चलिए आप आरबीआई का रोल भूल जाइए, ऐसे समझिए रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर की जिम्मेदारी नाबार्ड के पास है। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है महेश, बाकी जितने भी दो साथी मित्र जुड़े हुए हैं यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए इसको। अब इन 7 सब्सिडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ-साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इनमें से वो कौन-सी सब्सिडी है जो कि नाबार्ड की होली ओन सब्सिडी है। यानी कि नाबार्ड की पूर्णतः हिस्सेदारी उसमें 100% शेयर्स है। तो जो नाबार्ड की 100% ओन्ड बॉडी है वो है नैपकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है? इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस 7 के 7 सब्सिडीज के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, बस दिमाग में रखना कि ये 7 सब्सिडीज हैं। इनमें से जो बहुत इंपोर्टेंट जो सब्सिडीज हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है पेरेंट बैंक फॉर आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स कौन है भाई नबार्ड है। सब्सिडी ऑफ नबार्ड के बारे में पहली संस्था के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ बेसिक बातें वो दिमाग में रखनी, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं। पर देखिए साहब तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया नैपकॉन्स के बारे में, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज ये नाबार्ड की होली ओन सब्सिडी है। देखिए क्लियरली मेंशन है होली ओन सब्सिडी ऑफ नाबार्ड वाज क्रिएटेड इन 2003 टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सुझाव देने के लिए इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज, उससे संबंधित जो भी चीजें हैं। ठीक है, ओके, बहुत ही बेसिक बातें पढ़नी है, सवाल बहुत ही रेडी बने। इन सब्सिडीज के नाम याद रखिएगा। ऐसे कि यहाँ पर दिया गया नैप किसान के बारे में, नैप किसान फाइनेंस लिमिटेड, नैप किसान शॉर्ट में बोलते हैं इसे। पहले से एग्री डेवलपमेंट फाइनेंस तमिलनाडु लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बाद में से का नाम बदल दिया गया नैप समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, फॉर्मली एग्रीकल्चर बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, एबीएफ के नाम से जानते थे, अब से नैप समृद्धि के नाम से जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैप समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड इज टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी to individuals and other legal entities such as NBFCs, MFI, trust, NGO, corporates, producers, organization और एसएचजी। समझिए यहाँ पर जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपने सुनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी सब्सिडीज बताई थी मैंने आपको, आरबीआई की टोटल नंबर ऑफ होली ओन सब्सिडीज के बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। आरबीआई की कुल सब्सिडी कितनी, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टोटल नंबर ऑफ सब्सिडीज के बारे में जानकारी दीजिए। आरबीआई की टोटल सब्सिडीज कितनी है? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5 सब्सिडीज हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी ऑपरेशंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी रिस्पांसिबिलिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। सिर्फ उसी तरह से नाबार्ड की जो टास्क है, नाबार्ड की जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए नाबार्ड के पास अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 5 सभी जवाब एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। उन्हीं संस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 5 जैसे आपने नैपकॉन्स के बारे में जाना, नैपकॉन्स क्या है? नैपकॉन्स का मतलब है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, सुझाव देने के लिए काम करना इन क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एलाइड एरियाज में। नैप समृद्धि का काम क्या है? इस संस्था का काम है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को, जो लीगल एंटिटीज हैं जैसे एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, क्योंकि यही संस्थाएं तो जमीनी स्तर पर काम करेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो इनके पास फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, एसएचजीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ओके, अब एक एसोसिएट है, ये नाबार्ड की होली ओन सब्सिडी नहीं है, ना ही नाबार्ड की सब्सिडी है, ये नाबार्ड का एक एसोसिएट है, सहयोगी संस्था। नाबार्ड का क्या है? ये एसोसिएट है। ठीक है, इसका नाम है बर्ड। इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। बर्ड क्या है? बर्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका काम क्या है? इस संस्था का ऑफिस अगर बात करें कहां पर है तो लखनऊ में। इसका फुल फॉर्म है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल क्लाइंट फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल। सरल भाषा में समझिएगा इसे। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली बहुत सारी एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एनबीएफसीज भी काम कर रहे हैं, एसएचजीज भी काम कर रहे हैं। अब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। इनके जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको नाबार्ड का क्या रोल है और आपको किस तरह से मार्केट में काम करना है, इससे ये जो संस्थाएं जो मार्केट में काम कर रही हैं ये किसी न किसी तरह से इनसे संबंधित है। तो इनकी ट्रेनिंग होती है एक तरह से। इवन जब नाबार्ड के एम्प्लॉइज, ठीक है जी, नाबार्ड के एम्प्लॉइज नए हायर किए गए हैं, नए रिक्रूट किए गए हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो उनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, किस तरह से ऑपरेशंस रन करने हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट जो है या इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी न किसी प्रकार से संबंधित और हमारे देश में इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको देश के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानकारी देना है ना, किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन सी स्कीम्स अनाउंस करनी है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकते हैं, इन सब के बारे में एक तरह से जानकारी प्रदान करने के लिए संस्था का निर्माण किया गया था बर्ड। तो बर्ड इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड, इट इज एन एसोसिएट ऑफ नाबार्ड। ये नाबार्ड का एसोसिएट है, नॉट अ सब्सिडियरी। ठीक है, अब आरआरबी के बारे में बात करनी है। ये एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए कई बार। देखिए जब हम आरआरबी की बात करते हैं ना, तो देश में आप ये देखिए नाबार्ड जो कि पेरेंट बैंक के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, उसकी स्थापना बात की है 1982 की है। देश में आरआरबीज 1975 में एस्टैब्लिश हुई, 2 अक्टूबर को। पहले दिन अगर बात करें, पहले आरआरबी की जब बात करते हैं तो वो प्रथमा बैंक है। कौन सा बैंक है? प्रथमा बैंक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। जिस दिन प्रथमा बैंक की स्थापना हुई थी उसी दिन देश में कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 आरआरबी स्थापित किए गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उनमें से 4 का किसी न किसी संस्था में विलय हो चुका है। अब वो इस समय लाइमलाइट में नहीं है। यही इकलौता बैंक है प्रथमा बैंक जो इसमें चल रहा है। और आने वाले दिनों में 1 आरआरबी 1 स्टेट, 1 स्टेट 1 आरआरबी वाले कांसेप्ट पे काम करते हुए उत्तर प्रदेश में जो इसमें 3 आरआरबीज ऑपरेट कर रही हैं, यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक और प्रथमा बैंक। ये जो प्रथमा बैंक है और जो आर्यव्रत है ये मर्ज हो जाएंगे, अमलगमेंट हो जाएंगे इसमें आपकी यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्योंकि सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव है 1 स्टेट 1 आरआरबी वाले कांसेप्ट पे काम करना। अब देश में आरआरबी की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट। तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आरआरबी एस्टैब्लिश हुए, ऐसे याद रखिए। देश का पहला आरआरबी क्या है? प्रथमा बैंक है। 2 अक्टूबर 1975, हेडक्वार्टर कहां पर? मुरादाबाद। टोटल आरआरबी इसमें जो ऑपरेट कर रहे हैं कितने हैं? 43 हैं। ठीक है, अब इसे आप अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट 2024 तक जानकारी। अब ये जो आरआरबी था आपका ये मुरादाबाद वाला प्रथमा बैंक, इसका जो स्पॉन्सर बैंक होता था वो कौन सा था? स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। पर सिंडिकेट बैंक जो है वो तो 1 अप्रैल 2020 को, कब? 1 अप्रैल 2020 को कहां मर्ज हो गया? 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि इस समय ये जो प्रथमा बैंक है इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा? आप सभी साथियों को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम ग्रामीण बैंकों की बात करते हैं तो हर ग्रामीण बैंक का अपना एक स्पॉन्सर बैंक होता है जो कि स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर आरआरबी के शेयर की अगर हम बात करें, आरआरबी जो है इनके शेयर परसेंटेज की बात करें
ठीक है, शेयर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कौन सी संस्था के कितने शेयर होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका स्पॉन्सर बैंक होता है। तो आपको शेयर्स के बारे में जानकारी देनी है, फटाफट बताइए कि इन संस्थाओं में किसके कितने शेयर। और यहाँ पर आंसर आ रहे हैं सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर 35। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आमतौर पर ये आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। 50%, 15% और 35%, है ना। ये जानकारी आप सभी के पास होनी जरूरी है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया और वो ये था कि देश में वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर आरआरबीज नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन किन राज्यों में नहीं है? आंसर करिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किन किन राज्यों में नहीं है? जवाब दीजिए। मिस्टर, एक आंसर आया है गोवा, एक आंसर आया है गोया, और गोया में आरआरबी नहीं है। और कौन सा स्टेट है भाई जहां आरआरबी नहीं है? आशुतोष ने सही जवाब दिया, गोवा, सिक्किम। तो वो कौन से स्टेट हैं, स्टेट्स हु डू नॉट हैव एनी आरआरबीज? गोवा और सिक्किम, गोवा एंड सिक्किम, यहाँ पर आरआरबीज नहीं है। ये ऐसे स्टेट है जहां पर आरआरबीज नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक बातें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में कई बार चीजें पूछी गई। तो नबार्ड से संबंधित जो कुछ बेसिक बातें थी वो आपने देखी यहाँ पर, लेकिन एक दो बातें और भी हैं। अब नबार्ड के अंतर्गत कुछ फंड्स भी आते हैं, नबार्ड के अंतर्गत कुछ फंड्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड एलटीआईएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरआईडीएफ, है ना। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। स्कीम्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें जैसे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे केसीसी, अगर हम बात करें केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, खूब चर्चाओं में है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पीएम धन धन योजना, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, पीएम किसान जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए, एसएचजीज क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक जो है, कोऑपरेटिव बैंक, इनके बारे में थोड़ा बेसिक सी बातें, थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाने के लिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब एक दूसरी संस्था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और जब सिडबी की चर्चा होती है तो ये संस्था एक तरह से देखा जाए इंडस्ट्रीज पर फोकस करती है। और कौन सी इंडस्ट्रीज? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई, या फिर आप इस पर फोकस कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, स्थापना 2 अप्रैल 1990 की है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, चेयरमैन 2024 में नियुक्त किए गए हैं मनोज मित्तल साहब, इससे पहले एस रमन साहब हुआ करते थे। सिडबी इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, देखिए ओवरऑल लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनी इंडिया, सॉरी। तो भारत में इस क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं उनको लाइसेंस प्रदान करना, उन्हें रेगुलेट करना, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? सिडबी के पास। अब जब हम सिडबी की बात करते हैं तो आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में पता होगा, जिसके अंतर्गत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इन संस्थाओं के क्राइटेरिया के बारे में बताएगी। कोई भी संस्था माइक्रो कैटेगरी में कब आएगी, स्मॉल में कब आएगी, मीडियम में कब आएगी, ये पता होना जरूरी है। और अभी हाल में ही बजट की जब चर्चा होती है तो बजट में इन संस्थाओं के लिए एमएसएमई का जो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन क्राइटेरिया को बदला गया है। इसे 2.5 टाइम कर दिया गया है और इसे 2 टाइम्स कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है ना। ये बात आपको पता है, ये बातें दिमाग में है। ठीक है, इन बातों को दिमाग में रखना जरूरी है। अगली बात, एक योजना है जिसका नाम आप सभी जानते हैं। तो इस योजना का फुल फॉर्म क्या है? गौरी बेटा, थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अंतर रहता है सिलेबस में। ठीक है, थोड़ा सा अंतर रहता है सिलेबस में, काफी कुछ चीजें सेम रहती है। तो एक योजना के बारे में क्या लिखा? प्रधानमंत्री कौन सी योजना है भैया? इस योजना का नाम बताइए। ये कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना जो है, इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस, फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, अप टू 10 लाख, 10 लाख। पिछले बजट में 2024-25 का जो बजट आया था उस बजट में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया था और इसे कर दिया गया था 20 लाख। लेकिन किन के लिए? ये उनके लिए था जिन्होंने तरुण योजना जो है ना, क्या कौन सी है? शिशु किशोर तरुण, तरुण योजना के तहत जिनके द्वारा लोन लिया गया था 10 लाख तक का, और वो सही तरीके से उन्होंने लोन की रीपेमेंट की है, उनके लिए तरुण प्लस का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत 20 लाख तक का लोन दिया उन्हें जा सकता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2, अब फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें आप एंड इकोनॉमी की बात करें, ठीक है जी। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे बजट से सवाल बन सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट में जो भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं या जो भी एलोकेशन किया गया है उसे विस्तार पूर्वक बताना है आपको विद डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एज पर इकोनॉमिक सर्वे साथ साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में इस बार के बजट में जो एलोकेशन है डिफरेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर के अंतर्गत थी उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक डेटा के साथ जानकारी देनी है। ये आपका सवाल है जो आपको डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, लिखना है डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास में आपको सभी बातें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने सवाल को बेफिक्र पूछ सकते हैं। आशुतोष, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने अपने आंसर्स लिखे हुए हैं और मेरे पास भेजे हुए हैं और मैंने उसको चेक नहीं किया है, और ठीक है, तो मैं आज रात को 10 बजे के बाद आपको उस पर आपके कमेंट्स मिल जाएंगे। पिछले 3-4-5 दिनों से इंटरव्यू सेशंस में बहुत व्यस्त था मैं, उससे पहले 2-3 दिन में बाहर था, तो काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस था। अब थोड़ा सा रिलैक्स है और मैं रात को 10 बजे जब मैं फ्री होता हूँ अपनी क्लासेस से, तो 10 बजे के बाद लेट नाइट तक आपको अपने जो आंसर राइटिंग है उस पर अपना कमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं इस समय, तो पिछले 3-4 दिन 5 दिन बहुत ही व्यस्त गए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इंटरव्यू क्लासेस, और उससे पहले 5 बजे से फिर आपकी क्लास शुरू हो जाती है। मैं 4:30 बजे तक इंटरव्यू क्लासेस छोड़ देता हूँ, फिर शुरू कर देते हैं हम आपकी क्लास में 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, 9 बजे, लगातार क्लासेस रात को 10 बजे चलती है हमारी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सीए बाय भास्कर सर, जीए बाय भास्कर सर, इस पे शेयर कर दीजिए। हाँ, हाँ, आशुतोष बिल्कुल, आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपने जवाब लिखा है, आपने सवाल का जवाब दिया है और उस पर कमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपके। ठीक है, आप वेट भी कर रहे होंगे कि जो आपने मेहनत की है उसका रिस्पॉन्ड चाहिए होता है आपको, एकदम सही, ठीक है। आज रात को 10 बजे के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आप जितने भी दोस्त साथी हैं, महेश बेटा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम्स सिलेक्शन होते हैं, मेंस एग्जाम देते हैं, ऐसे कई बच्चे हैं जो पिछली बार की क्लास में मेंस में बैठे थे, मुझे इतना पता है, उनके मैसेज मेरे पास आए थे, उनका प्री पेपर क्लियर हो गया है, ठीक है। बट मुझे इसके बाद में एग्जाम करेंगे, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए अभी के लिए सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। होप सो आप सभी साथियों को सारी बातें क्लियर हैं, टेलीग्राम चैनल आपको पता है, सीए बाय मास्टर सर, जीए बाय मास्टर सर, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी राइटिंग है वो शेयर कर सकते हैं। तो सेशन के एंड में फीडबैक फॉर्म आएगा, फीडबैक फॉर्म जरूर करिएगा, जैसे भी लगा सेशन आपको उसके हिसाब से। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मेरी लगातार कोशिश रहती है कि आपके सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर जरूर देखूँ, उनको उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। लेकिन सभी को खुश करना बहुत मुश्किल है, ये आप सभी को पता है। तो सेशन के एंड में फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करिए। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।